पेनफुल क्यों होता है कि उसमें आर्थराइटिस होती है। हाँ। और आर्थराइटिस क्या होती है? डैमेज टू द कार्टिलेज। किसी भी जॉइंट में बोन के ऊपर एक कवरिंग रहती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। तो पेशेंट लिम्पिंग स्टार्ट कर देगा और फिर अल्टीमेटली उनको रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। तो ऐसे बॉडी में हम कैसे लक्षण समझें कि अब शायद हमारी बॉडी को सर्जरी की ही नौबत पड़ रही है? हिप जॉइंट का अगर पेन होगा तो पेशेंट कभी टॉलरेट नहीं कर सकता। तो जैसे ही आपको लगे कि आपकी लिम्पिंग स्टार्ट हो गई है, आपको बेसिक एक्टिविटीज़ में दिक्कत आ रही है, जो मैंने बताया जैसे, तो आपको एक बेसिक एक्सरे जाकर जरूर करा लेना चाहिए। इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है ये सारी चीज़ें कि अब सीधे सर्जरी की नौबत आएगी, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें? फ्रीक्वेंट ग्रॉइन पेन तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन एवीएन के अलावा कुछ और भी ऐसे कारण हैं जो यंग बच्चों में हिप को डैमेज करते हैं। क्योंकि मैंने बताया पहले साइनोवाइटिस होती है, फिर आर्थराइटिस। अगर हम साइनोवाइटिस स्टेज पे ही डिजीज को कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे वो डिसलोकेशन है या वो एसेटाबुलम फ्रैक्चर है। एसेटाबुलम इज द सॉकेट जिसमें हम हिप को रोटेट करते हैं। हिप का एक स्ट्रक्चर अगर किसी को समझना हो, दिस इज फीमर जो हमारी थाई बोन होती है, और ये पेल्विस है। तो फीमर कनेक्ट्स विद पेल्विस एट हिप जॉइंट। तो ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो ये इस तरह से इसमें रोटेट करता है। ये हमारा हिप जॉइंट है। तो हमारी जो डैमेज होती है वो बॉल और सॉकेट दोनों में एक साथ हो जाती है, तो इसी को हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसमें जैसे आपने कहा कि जो आप पेशेंट का एग्जांपल दे रहे थे हाँ कि जी, हाँ 3 साल लग गए रिकवरी में। जी जी। मिनिमम से मैक्सिमम रिकवरी टाइम कितना लग सकता है अगर हिप रिप्लेसमेंट कराया जाए तो? उसमें हम टिश्यू को ट्रॉमा ही नहीं करते हैं। नो ब्लीडिंग, नो स्टिचेस, पेशेंट वॉक्स विद इन 12 आवर्स। तो अगर आप सही स्टेज पे आएंगे और हम MIS टेक्निक से करेंगे तो आप 2 वीक्स में आप अपना रूटीन काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आप लेट आएंगे तो 3 इयर्स क्या, कई बार तो 5-5 साल भी लग जाते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, हम इंडियन कल्चर में हैं, हमारे लिए ज़मीन पर बैठना ज़रूरी है। हाँ। आज तक जो एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये सब डिज़ाइन हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर ज़मीन पर बैठते ही नहीं है। नहीं है, हाँ करेक्ट। हमारे यहाँ तो इंडियन टॉयलेट भी यूज़ करना है, पूजा भी करनी है, नमाज भी पढ़ना, सब काम करना है। तो अगर हम MIS टेक्निक से करेंगे तो हिप रिप्लेसमेंट के बाद आप नीचे बैठ सकते हैं। अच्छा। नेचुरल टिश्यू जितने भी होते हैं उसमें एक इलास्टिसिटी होती है। तो जब हम उसको हैमर करते हैं तो उसमें ग्रिप कर जाता है। सीमेंटेड इम्प्लांट्स में क्या होता है, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन डे 1, तो वो 10 ईयर्स में जाके सीमेंट लूज हो जाता है। अच्छा। एंड आफ्टर 10 ईयर्स आपको रिविजन करना पड़ेगा सीमेंटेड इम्प्लांट्स में, और यही अब तक होता आया था। इतने समय तक उनमें स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट दिया गया, तब जा करके उनमें शायद हो सकता है। लेकिन स्टेरॉयड का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स के अगर एंगल से देखें तो स्टेरॉयड से जो ब्लड सप्लाई है हिप जॉइंट की, वो बंद हो जाती है। तो जैसे ही ब्लड सप्लाई बंद हुई, आपकी जो हिप क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट, तो जो बॉल है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। बॉडी का पूरा वेट तो उसी के ऊपर जा रहा है। दोनों हिप्स एक साथ खराब हो जाते हैं, एक ही साथ। तो फिर तो उनको दोनों तरफ रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। दैट्स व्हाई द नंबर इज इंक्रीज। कॉम्प्लिकेशंस कुछ दिनों तक रहते हैं कि कौन सी चीज़ें हिप रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट्स को आप मना कर देते हैं कि ये ना करे या ये कम करे, कितने दिनों के लिए? जो चीजें बिल्कुल नहीं करनी वो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। बिल्कुल नहीं। क्रिकेट और फुटबॉल तो नहीं खेल सकते। कब तक? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। कोई भी टेक्निक से कराने के बाद? किसी भी टेक्निक के बाद। उसका रीजन, इंडिया में अगर डेटा की माने तो 50 साल से कम उम्र के लोगों में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़े हैं। हर साल हजारों लोग इस सर्जरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अचानक से इंडिया में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की नौबत बढ़ी क्यों है? लोग क्यों इस ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्या बॉडी में ऐसे सिम्टम्स पनपने लगते हैं जिसकी वजह से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी तक करवानी पड़ती है? और इसके बाद क्या लाइफ पहले जैसी रह पाती है? कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में हम समझने जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अश्विनी मायचंद, जो कि डायरेक्टर है जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जन CK बिरला हॉस्पिटल्स में, जिनकी पिछली वीडियो के आप सभी ने काफी ज्यादा प्यार दिया था। तो हमने आप सबकी भारी डिमांड पर डॉक्टर को वापस बुलाया है, जिसमें आज के सेशन में हम उनसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में हर एक डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर, सेशन में आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ व्यूअर्स की तरफ से
कि वो आमतौर पर पेशेंट बन के हमारे पास हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन यू आर ब्रिंगिंग अस टुगेदर विदाउट द डिजीज। करेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के जो केसेस हैं वो आजकल काफी ज्यादा बढ़े भी हैं, लोगों में उसे लेकर के अवेयरनेस काफी ज्यादा कम है, इसलिए हमने इस सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया है ताकि लोगों के मन में जितने सवाल हो वो हम आपके जरिए उन तक क्लैरिफाई करके हर एक डिटेल पहुंचा सके। सबसे पहले तो बेसिक से ही शुरुआत करते हैं, क्या है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, क्यों इसकी नीड होती है हम सभी को? देखिए, हिप रिप्लेसमेंट इसलिए किया जाता है कि हिप पेनफुल हो जाता है। पेनफुल क्यों होता है? कि उसमें आर्थराइटिस होती है, और आर्थराइटिस क्या होती है? डैमेज टू द कार्टिलेज। किसी भी जॉइंट में बोन के ऊपर एक कवरिंग रहती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। जैसे जैसे वो डैमेज होती है तो पेनफुल हो जाता है, स्वेलिंग होती है, पेशेंट की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। उसके कॉज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे पेन बढ़ेगा तो पेशेंट लिम्पिंग स्टार्ट कर देगा और फिर अल्टीमेटली उनको रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। तो ऐसे बॉडी में हम कैसे लक्षण समझें कि अब शायद हमारी बॉडी को सर्जरी की ही नौबत पड़ रही है, या उसके पहले भी हमारे पास कुछ समय है कि सर्जरी से बचा जा सकता है? किसी भी जॉइंट बॉडी में ले लें आप, हिप जॉइंट का अगर पेन होगा तो पेशेंट कभी टॉलरेट नहीं कर सकता, नहीं टॉलरेट करता। उसका कारण यह है कि हिप हम बॉडी के सेंटर में है। नी का पेन पेशेंट फिर भी सहन कर सकता है, उसका रिस्ट पेन है, एल्बो पेन है, शोल्डर पेन है, दे कैन स्टिल टॉलरेट। लेकिन हिप का पेन, क्योंकि आप कुछ भी मूवमेंट करेंगे, हिप इज ऑलवेज इन्वॉल्व। आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बिस्तर में करवट ले रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हिप हमेशा इन्वॉल्व होता है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपकी लिम्पिंग स्टार्ट हो गई है, आपको बेसिक एक्टिविटीज में दिक्कत आ रही है, जो मैंने बताया जैसे, तो आपको एक बेसिक एक्सरे जाकर जरूर करा लेना चाहिए, सर्जन से एक बार मिल लेना चाहिए। हो सकता है ये इनिशियल स्टेज है, हो सकता है ये आर्थराइटिस ना भी हो। आर्थराइटिस से पहले एक स्टेज आती है साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस मींस स्वेलिंग व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड, दैट इज ए रिवर्सिबल स्टेज। लेकिन अगर आर्थराइटिस सेट इन हो गई है, कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो गया है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज एंड ट्राई टू ट्रीट इट एंड प्रिजर्व द हिप एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जब तक बच सकते हैं बचाएं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब हमें रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप जैसे बता भी रहे थे कि हिप रिप्लेसमेंट जो है वो आजकल यंग लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन होने लगा है। तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? क्योंकि हम पहले इससे समझते थे कि एक आप उम्र क्रॉस कर लो, लेट सपोज आप 50-60 साल के हो गए तब आपको इसकी नीड पड़ेगी। आजकल यंग लोगों में भी इसकी नीड पड़ रही है, ऐसा क्यों? एक्चुअली इसके दो कारण हैं। पहला तो यह है कि ये एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्ट है जो लोगों को नहीं पता है कि 80% जो हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट हैं उनकी उम्र 40 से कम है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। सिर्फ 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जो 40 प्लस या 50 प्लस होते हैं, जैसा कि हम आमतौर पे सोचते हैं। हाँ। उसका कारण यह है कि एक तो अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में। ठीक है। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑप्शन इतनी अच्छी आ गई है, क्योंकि पहले लोग क्या सोचते थे कि आपने हिप कराया 10 साल के बाद फिर कराना पड़ेगा। हाँ। तो पेशेंट इसके डर के मारे कराते ही नहीं थे। लेकिन अब इम्प्लांट्स और टेक्निक्स इतनी रिफाइन हो गई है कि उसकी लाइफ 25 साल 30 साल से भी ज्यादा बढ़ गई है। okay. और नई टेक्निक से हम पेशेंट्स को लिबर्टी भी दे रहे हैं काम करने की, तो वो अपनी सारी हॉबीज, अपना प्रोफेशनल वर्क, पर्सनल सब कुछ कर सकते हैं। और खासतौर पर कोविड के बाद नंबर बहुत बढ़ गया है। क्यों ऐसा कोविड के बाद स्पेसिफिक? देखिए, कोविड में जो लाइफ सेविंग ड्रग थी वो स्टीरॉयड था, वो हमें लेना ही पड़ा जान बचाने के लिए। लेकिन स्टीरॉयड का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स के अगर एंगल से देखें तो स्टीरॉयड से जो ब्लड सप्लाई है हिप जॉइंट की वो बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। नॉट इन एवरी पेशेंट, इन सम पेशेंट्स। अच्छा। इस डिजीज का नाम है AVN, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। अच्छा। तो जैसे ही ब्लड सप्लाई बंद हुई, आपकी जो हिप क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट, तो जो बॉल है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, बॉडी का पूरा वेट तो उसी के ऊपर जा रहा है, तो वहीं से पेन स्टार्ट हो जाता है और AVN सेट इन होता है, एंड विद इन फ्यू इयर्स पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। ठीक है। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि 80% लोगों में दोनों हिप्स एक साथ खराब हो जाते हैं। एक ही साथ? तो फिर उनको दोनों तरफ रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। दैट्स व्हाई द नंबर इज इंक्रीजिंग। तो आपने जैसे कोविड का बोला, तो यहाँ पर ये चीज भी क्लैरिफाई करेगा कि कोविड से आपने कहा कि ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स की नीड थी, स्टेरॉइड्स लगाए गए थे, लोग उसे वैक्सीन से भी कई बार रिलेट करके सोचने लगते हैं, तो थोड़ा सा ये चीज भी क्लियर बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मिथ है कि वैक्सीन से, मतलब वो एक थोड़ा सा कुछ ट्रेंड बना था कि वैक्सीन से ये हुआ, वैक्सीन से ये हुआ। नहीं,
वैक्सीन से जनरली कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, दो आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन वैक्सीन, हाँ। लेकिन कम से कम एवियन तो नहीं होता है। हाँ। आपके हिप में वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कोविड वैक्सीन का ऐसे कोई लेना नॉट देना एट ऑल, नहीं है। नॉट एट ऑल। लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान जिन लोगों में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया गया तो उनमें कोई टाइम फ्रेम होगा कि इतने समय तक उनमें स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट दिया गया तब जा करके उनमें शायद हो सकता है जो आप एवियन नहीं, प्रॉब्लम ऐसा बता बिल्कुल रहे हैं। नहीं है। कुछ लोगों को तो फ्यू वीक्स में ही एवियन हो जाता है, अच्छा। कुछ लोग 6 महीने लेते हैं तो भी नहीं होता है। हाँ। तो इट्स एक्चुअली हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स। तो स्टेरॉइड्स का कोई ऐसा स्पेसिफिक डोज भी होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। थोड़े से डोज से भी और थोड़े ज्यादा डोज है? से भी हो सकता है और आप साल भर भी लेते हैं तो भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन स्टेरॉइड जहां तक पॉसिबल हो अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो अगर जैसे ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो कोविड में सफर तो कर ही रहे थे तो सब बहुत सारे लोगों को तो स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट हुआ ही जी, था। जी, जी। तो उन लोगों को अभी से थोड़ा सा अलर्ट मोड में चलना चाहिए कि आगे चल के मुझे ये दिक्कत ना हो, तो किन बातों का ख्याल हाँ, रखें? अगर आपको ग्रॉइन पेन हो रहा है, हम्म। जनरल पब्लिक क्या सोचती है कि हिप मींस ग्लूटियल रीजन। हाँ। एक्चुअली हिप इज ए एंटीरियर जॉइंट, हिप इज इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी। हम्म। तो अगर आपको हिप में प्रॉब्लम होगा तो आपको ग्रॉइन में पेन होगा, हम्म। आपको मिड थाई में पेन होगा, फ्रंट ऑफ द थाई। ठीक। अगर आपको इस तरह का पेन रेगुलरली हो रहा है हम्म। या बीच बीच में आपको लगता है कि एवरी फ्यू वीक्स आपको कुछ पेन किलर लेना पड़ रहा है इसके लिए, हम्म। या आपकी एक्टिविटीज लिमिटेड होती जा रही हैं, हम्म। देन यू शुड एटलीस्ट गेट एन एमआरआई डन। MRI। एमआरआई से हम बहुत स्टेज 1 पे ही एवियन को डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक किसी एज ग्रुप में होता है या किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है? जो मैक्सिमम एवियन का पेशेंट है दैट इज बिटवीन 20 to 40। 20 to 40। हमने बहुत कम पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको 40 के बाद एवियन होता है। और इसमें जेंडर स्पेसिफिक भी कुछ है कि मेल या मोर इन फीमेल्स? मेल्स। मोर इन मोर इन मेल्स। मेल्स। फीमेल्स कम अफेक्टेड है अब इससे। इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर दीज आर द फैक्ट्स। ठीक है। तो ऐसे में आप हड्डी के डॉक्टर होने के जब इस तरह के केसेस देख रहे हैं आप कि हमें एक फैक्टर तो पता है कि स्टेरॉइड्स है एक कारण इसका, इसके अलावा और कौन कौन से रीजन होंगे? स्मोकिंग एंड अल्कोहल आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द कॉज ऑफ एवियन। तो मेरा तो सलाह है सब लोगों को कि वैसे भी बताते हैं हम तो अल्कोहल से और स्मोकिंग से आपकी बॉडी पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। हिप तो रिप्लेस हो जाता है, आपके दूसरे ऑर्गन्स जैसे लंग्स, लीवर हैं, सब डैमेज वो तो रिप्लेस भी नहीं होते हैं। तो प्लीज इन सब चीजों को छोड़ दें, इनसे आपको सिर्फ नुकसान है, करेक्ट, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। खाने की भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो खाने में ऐसा कुछ नहीं है, खाना इज दैट्स ओके, बट लेकिन जो आजकल जो बच्चे हाई प्रोटीन्स ले रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, तो उससे हमारे जनरल जॉइंट्स में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो जनरली जो गाउट और वो आर्थराइटिस होती है वो तो होती है। एक स्टडी आई थी कि कोल्ड ड्रिंक के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से भी जो है हड्डियां अफेक्ट हो रही हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से गलने लग रही हैं हड्डियां और इस तरह की जो इरिटेड ड्रिंक्स नॉट डायरेक्टली, पर हाँ उसमें कैफीन लेवल काफी होता है और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं विच आर हार्मफुल। तो कोलाज आर जनरली नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग। ठीक है, तो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। करना चाहिए। और जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा कम हो गई है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। पहले मतलब बच्चों को बोलना पड़ता था कि प्लीज आ जाओ घर में, कितनी देर बाहर खेलोगे। अब उन्हें बोलना पड़ता है कि प्लीज चले जाओ थोड़ी देर के लिए बाहर, कितनी देर घर में रहोगे या स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे। तो अचानक से जो ये बदलाव आया है कि फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा कम हो गई है, ये भी एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल ये रीजन है, और उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम भी कर रहे हैं। इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाएंगे तो लोग स्क्रीन देखेंगे। राइट, ये चीज आपने सही कही। बट ये है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसका कुछ रिलेशन है। हाँ, अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो नेचुरली आपकी ब्लड सप्लाई, आपकी मसल स्ट्रेंथ, वो सब चीजें तो डिटेरियोरेट होती है। बट मैं तो उन लोगों को देखता हूँ जो जिम जा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब इसमें वही अगेन, जिम में आपको कुछ बहुत सारे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, मैनी ऑफ देम आर लेस्ड विद स्टीरॉइड्स। तो उससे भी हमने देखा है कि जिम गोअर्स को एवियन की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसमें। क्योंकि वो लोग जो सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं, एक तो आपको कहते हैं फोर्सफुली कि लेना ही पड़ेगा आपको, और उसमें भी हम लोग भी एज अ सिटीजन चेक नहीं करते कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं, बिना लेबल पढ़े वगैरह हम इस तरह की चीजें। आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए स्टेरॉइड देना पड़ता है, और स्टेरॉइड का एवियन इज अनदर साइड इफेक्ट। तो ओवरऑल एक स्टेरॉइड सबसे बड़ा कारण तो हम समझ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जैसे अभी तक हमने जो कॉजेज डिस्कस किए, इसमें अगर किसी इंसान को ये प्रॉब्लम होने लगी है तो बॉडी में जो लक्षण दिखाई दे उससे हम कब समझे कि इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है ये सारी चीजें कि अब सीधे सर्जरी की नौबत आएगी? ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें? फ्रीक्वेंट ग्रॉइन पेन तो सबसे बड़ा है ही,
लेकिन एवीएन के अलावा कुछ और भी ऐसे कारण हैं हम्म। जो यंग बच्चों में हिप को डैमेज करते हैं। ओके, वन ऑफ देम इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये क्या होता है? ये एक तरह का गठिया होता है अच्छा। जिसमें हमारा स्पाइन और हिप्स हम्म। दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड इट स्टार्ट्स इन अराउंड लेट टीन्स और अर्ली 20s। अच्छा, तो क्या होता है, बच्चा सुबह सुबह जब उठता है तो उनकी पूरी बॉडी स्टिफ होती है। जकड़न अकड़न। हाँ, अराउंड 30 मिनट्स 1 आवर उनको लगता है पूरा एक्टिव होने में। और धीरे धीरे ये स्टिफनेस के जो फेज हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं और ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। ओके। तो फिर आपको स्क्वाट करने में, चौकड़ी लगाने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि आपकी थाइज ओपन नहीं हो रही है, पूरी स्टिफनेस इतनी आ जाती है। तो ऐसे में हमें एक अर्ली ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया पहले साइनोवाइटिस होती है फिर आर्थराइटिस। अगर हम साइनोवाइटिस स्टेज पे ही डिजीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो हो सकता है हमें कभी रिप्लेसमेंट कराना ही ना पड़े। प्रॉब्लम क्या आती है कि डायग्नोसिस लेट होता है। ये बेसिक कॉजेज हैं जो हमारे आसपास हम देखते हैं कि इसी वजह से हिप खराब होता है। और थर्ड है एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं जिसमें हिप डैमेज हो जाता है। जैसे बाइक चलाते हैं बच्चे, सामने से इम्पैक्ट होता है तो हमारे हिप में डैमेज होता है, चाहे वो डिसलोकेशन है या वो एसेटाबुलम फ्रैक्चर है। एसेटाबुलम इज द सॉकेट जिसमें हम हिप को रोटेट करते हैं। तो उससे क्या है कि कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद उसमें आर्थराइटिस हो जाती है। सो दिस इज अनदर रीजन फॉर फ्रीक्वेंट हिप रिप्लेसमेंट्स। तो इसमें एक और चीज बताइएगा डॉक्टर, जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है लोगों को, ठीक है, हिप का एक स्ट्रक्चर अगर किसी को समझना हो कि वो आपकी बॉडी में एग्जैक्टली कहाँ कैसे क्या अफेक्ट करेगा, क्योंकि लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। तो मैं एक मॉडल के थ्रू समझाता हूँ जरा। तो ये हमारे पास एक मॉडल है हिप का। ये पेल्विस, हेमी पेल्विस है बेसिकली। हम लेफ्ट हिप आपको दिखा रहे हैं। दिस इज फीमर जो हमारी थाई बोन होती है, और ये पेल्विस है। तो फीमर कनेक्ट्स विद पेल्विस एट हिप जॉइंट। तो ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो ये इस तरह से इसमें रोटेट करता है। ये हमारा हिप जॉइंट है। तो हमारी जो डैमेज होती है वो बॉल और सॉकेट दोनों में एक साथ हो जाती है, तो इसी को हम आर्थराइटिस कहते हैं। ये एक्चुअली रिप्लेस्ड हिप है। तो दिस इज जनरली द थिंग। तो लोग सोचते हैं कि ये पोस्टीरियर साइड है जहां पे हमारी ग्लूटियल मसल्स होती हैं, कि दिस इज हिप। नो, टेक्निकली हिप जॉइंट एक एंटीरियर स्ट्रक्चर है, फ्रंट स्ट्रक्चर है, और आपको हमेशा पेन ग्रॉइन में होता है, आगे की तरफ थाई में। तो अगर आपको इस एरिया में पेन हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज ए हिप पैथोलॉजी। अगर आपको पीछे की तरफ ग्लूटियल रीजन में पेन हो रहा है तो वो स्पाइन की प्रॉब्लम है। तो ये ब्रॉडली अगर आप समझ सकते हैं, तो कभी ये ना समझे कि मेरे को ग्लूटियल रीजन में पेन है तो मुझे हिप की प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपने जैसे स्ट्रक्चर के जरिए हमें ये तो बता दिया कि, और पेन का भी आपने बताया कि पेन स्पेसिफिक कहाँ हो, तब हमें समझना चाहिए कि हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी है। अगर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले हम जानना चाहें कि अगर हमें समझ में आ रहा है दिक्कत है, डॉक्टर ने बोला आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, उसके पहले हम क्या क्या चीजें इवैल्यूएट करें खुद में भी, और बीइंग अ डॉक्टर आप भी पेशेंट में क्या क्या चीजें इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ इन्हें सर्जरी करानी है या इन्हें नहीं करानी चाहिए? तो हमारी बिल्कुल जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक्सरे होता है। एक्सरे, बट अर्ली स्टेज में एक्सरे में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। तो हमें एमआरआई करना पड़ता है, या अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को आर्थराइटिस है तो उनके ब्लड टेस्ट होंगे, उसमें रिमोटॉइड का टेस्ट करेंगे, एंकाइलोजिंग के टेस्ट करेंगे, और भी बेसिक आपके कैल्शियम, विटामिन डी और वो सब चेक करेंगे। और आपकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपसे पूछेंगे कि आपकी फैमिली में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आर्थराइटिस है तो फैमिलीज में रन करती है। अच्छा। आपको बचपन से बाकी जॉइंट्स में पेन तो नहीं हो रहा है, आपको मॉर्निंग स्टिफनेस तो नहीं है, और जैसे हमने पहले बात की, किसी भी बीमारी के लिए आपने कभी स्टेरॉइड तो नहीं लिया, आपकी स्मोकिंग और अल्कोहल की आपकी हैबिट्स कैसी है। तो वो सारी चीजें हमें एक तरह से कंप्लीट पिक्चर बनाना पड़ता है टू मेक ए क्लियर डायग्नोसिस। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब हमें पेशेंट को बताना पड़ता है कि नाउ यू नीड ए सर्जरी। अब इससे बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो हिप की वजह से बॉडी में बाकी साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। क्या क्या हो सकते हैं वो? जैसे आप लिम्प कर रहे हैं तो लिम्प मतलब आप लंगड़ा के चल रहे हैं। अच्छा, ओके। आप अगर लंगड़ा के चल रहे हैं तो आपके बैक में पेन शुरू हो जाएगा। अगर आपके फॉर एग्जांपल लेफ्ट हिप में पेन है तो क्या होगा, आप राइट साइड में ज्यादा वेट डालेंगे तो आपके राइट नी में पेन शुरू हो सकता है। आपको अगर मान लो आर्थराइटिस एडवांस्ड हो गई है और आपका पैर छोटा हो गया, ये भी एक स्टेज आती है जब हिप इतना डैमेज हो जाता है कि आपका पैर 1 इंच 2 इंच तक छोटा हो जाता है। अच्छा। तो उसमें क्या होगा कि आप अगेन ऑपोजिट नी को ज्यादा बेंड करके चलोगे, तो उसमें आपकी नी की आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाती है।
तो पेशेंट जब बहुत लिंगर ऑन करते हैं, उनको लगता है कि नहीं अभी सर्जरी नहीं करानी, अभी मेरी उम्र कम है, डिले करते रहते विच इज एक्चुअली लैक ऑफ अवेयरनेस। आजकल एज वाला फैक्टर रहा ही नहीं है। तो आप बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लेके आते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है, हिप के साथ साथ एट द सेम सिटिंग हम स्पाइन की सर्जरी भी करनी पड़ती है। अच्छा। तो हम अगर बीमारी को बढ़ाएंगे तो आपकी नंबर ऑफ सर्जरीज, आपका रिकवरी पीरियड सब बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे आपने यहाँ पे बताया कि कई बार जो है पेशेंट्स इतने ज्यादा पेन में, तकलीफ में होते हैं, फिर भी वो डिले कर रहे होते हैं कि चलो और देखते हैं। और आप इसमें स्टेजेस का भी बता रहे थे कि अर्ली स्टेज में आ जाएं तो जो ट्रीटमेंट है ज्यादा आसान हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा एक बार स्टेज भी समझाइए कि किस स्टेज में ट्रीटमेंट कितना पॉसिबल है, कितना इफेक्टिव है, और किस स्टेज में आने के बाद आप लोग भी ऑलमोस्ट हाथ खड़े कर देते कि अब यहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है हमारे लिए भी बहुत ज्यादा। देखिए, अर्ली स्टेज में क्या होता है कि आपकी बोन क्वालिटी और मसल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, विद इन वीक्स आप अपना सारा काम शुरू कर देते हैं। कई बार पेशेंट, मैं आपको एक पेशेंट का एग्जांपल बताता हूँ, जब वो 4 साल के थे वो पेड़ से गिर गए, उनको फ्रैक्चर हो गया। 4 साल के? 4 साल। ही केम टू मी एट 65। 61 साल के बाद वो मेरे पास आए, तो यू कैन इमेजिन कि उनकी शॉर्टनिंग भी हो गई थी। वो पैर, पूरा पैर उनका एज कंपेयर टू दूसरे पैर, उनका पैर पतला पड़ गया था क्योंकि मसल वेस्टिंग हो गई थी। तो हमने रिप्लेसमेंट तो किया, पर उनकी कंप्लीट रिकवरी में 3 साल लगे हमें। 3 साल? क्योंकि मसल इम्बैलेंस था, बोन का स्ट्रक्चर वीक था, हमारी सर्जरी डिफिकल्ट हो गई। तो कहने का मतलब जितना आप जल्दी आएंगे आपकी रिकवरी फास्ट होगी। लेकिन पेशेंट के मन में क्या रहता है कि अभी तो मैं 25 साल का हूँ, अगर मैंने अभी रिप्लेसमेंट करा लिया, ये बहुत बड़ा मिथ है, तो मैं तो 35 पे फिर सर्जरी करना होगा, 45 पे फिर सर्जरी, मैं तो लाइफ में सर्जरी ही कराता रहूंगा। तो इट्स ए मिथ। तो इसमें जैसे आपने कहा कि जो आप पेशेंट का एग्जांपल दे रहे थे कि 3 साल लग गए रिकवरी में, जी। मिनिमम से मैक्सिमम रिकवरी टाइम कितना लग सकता है अगर हिप रिप्लेसमेंट कराया जाए तो? पेशेंट 15 डेज में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आजकल जो हम नई टेक्निक्स लेकर आए हैं, जिसको हम MIS टेक्निक कहते हैं, उसमें हम टिश्यू को ट्रॉमा ही नहीं करते हैं। नो ब्लीडिंग, नो स्टिचेस, पेशेंट वॉक्स विद इन 12 आवर्स। तो अगर आप सही स्टेज पे आएंगे और हम MIS टेक्निक से करेंगे तो आप 2 वीक्स में आप अपना रूटीन काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आप लेट आएंगे तो 3 इयर्स क्या, कई बार तो 5-5 साल भी लग जाते हैं नॉर्मल होने में। 5 साल भी लग जाते हैं? जी। ओके। तो अभी हमने जितने एस्पेक्ट्स पर बात की, इसमें हमने स्टेजेस भी आपने हमें बता दिए कि क्या कैसे होता है। अर्ली स्टेज में जितना जल्दी आप आए उतना आपके लिए बेटर है। तो आपने या किसी भी डॉक्टर ने अगर किसी को एडवाइस कर दिया कि हाँ अब आपको हिप रिप्लेसमेंट की नीड है, एज के हिसाब से, जैसा आप बता रहे हैं ना कि लोग सोचते हैं कि 10 साल बाद फिर कराना पड़ेगा, 10 साल, ऐसा क्यों होता है ये? ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता। अराउंड 20 इयर्स बैक, जब हमारे पास बहुत अच्छे इम्प्लांट्स नहीं थे। आजकल मैं थोड़ा सा इम्प्लांट्स के बारे में आपको बताता हूँ। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स। क्योंकि पेशेंट को तो अगर हमने बताया हिप रिप्लेसमेंट, तो ये बहुत ब्रॉड टर्म है। पेशेंट को खुद भी रिसर्च करना चाहिए और हमारी भी ड्यूटी है कि हम पेशेंट को बताएं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। 2 बेसिक वैरायटीज होती हैं, सीमेंटेड इम्प्लांट्स एंड नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स। सीमेंटेड और नॉन सीमेंटेड। अब सीमेंट, ये नॉर्मल सीमेंट नहीं होता है, देयर इज ए केमिकल जिसको बोन सीमेंट कहते हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको इम्प्लांट के थ्रू बताता हूँ। बिल्कुल। तो जैसे हमारा ये इम्प्लांट है, तो दिस इज द बॉल, और ये एक इस तरह से, ये सॉकेट के अंदर इस तरह से रोटेट करती है। दिस इज द इम्प्लांट। ठीक है। तो ये तो है मूविंग पार्ट, लेकिन ये फिक्स पार्ट है जो नीचे थाई बोन में जाता है, जिसको हम फीमर कहते हैं, और ये सॉकेट वाला पार्ट है जो फिक्स हो जाता है एसिटेबुलम में, यानी कि पेल्विस में। तो इस तरह से कनेक्ट होता है। अब मुद्दा ये है कि ये इम्प्लांट बोन के साथ कैसे फिक्स होगा। तो बोन इज ए हॉलो स्ट्रक्चर, खाली होती है अंदर से, जैसे ट्यूब होती है। तो ये बोन के अंदर हम ऐसा ही एक स्लॉट बनाते हैं और उसमें इसको फिट करते हैं। लेकिन ये रुकेगा कैसे? या तो कोई ऐसा फेविकोल टाइप की चीज हो कि इसको पकड़ ले, उसको कहते हैं बोन सीमेंट। बोन सीमेंट, तो वो हो गया सीमेंटेड इम्प्लांट। ठीक है। लेकिन सीमेंट के नुकसान है। क्या है? और नॉन सीमेंटेड के अपने नुकसान है, वो भी बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, दोनों के फायदे नुकसान दोनों। तो सीमेंटेड में हम क्या करते हैं, हम इतना स्पेस बनाते हैं कि 1 मिलीमीटर चारों तरफ बोन का लेयर, बोन सीमेंट का लेयर बन जाए, इतना स्पेस छोड़ना पड़ता है। दैट मीन्स द स्लॉट क्रिएटेड इज बिगर देन द इम्प्लांट। लेकिन नॉन सीमेंटेड में जो स्लॉट बनाई जाती है, उसके अंदर जो स्पेस बनाते हैं, वो 1 मिलीमीटर लेस देन द इम्प्लांट होता है, ताकि हम इसको अच्छे से हैमर कर सकें और ये नेचुरली वहां पे ग्रिप बन जाए बोन की, बिकॉज बोन इज एन इलास्टिक स्ट्रक्चर।
नेचुरल टिश्यू जितने भी होते हैं उसमें एक इलास्टिसिटी होती है, तो जब हम उसको हैमर करते हैं तो उसमें ग्रिप कर जाता है। सीमेंटेड इम्प्लांट्स में क्या होता है, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन डे 1। जब आपने पहले दिन सीमेंट लगाया तब से तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। देन इट स्टार्ट्स गेटिंग लूजनिंग, तो वो 10 इयर्स में जाके सीमेंट लूज हो जाता है। एंड आफ्टर 10 इयर्स आपको रिवीजन करना पड़ेगा सीमेंटेड इम्प्लांट्स में, और यही अब तक होता आया था। अच्छा, इसी को बोलते कि 10 साल में एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए लोगों के जो मन में एक इम्प्रेशन है कि हर 10 साल में हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम सीमेंटेड इम्प्लांट अब धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। अब नॉन सीमेंटेड, अब हम यंग पेशेंट में स्पेशली, अब तो ओल्ड में भी करते हैं, वी यूज ओनली नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट। इसकी क्या खासियत है, ये पहले दिन में वीकेस्ट होता है, और जैसे जैसे वॉक करते हैं इसके ऊपर वेट डालते हैं, बोन इसके ऊपर ग्रिप करती चली जाती है, एंड इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर विद टाइम। तो ये इसकी खूबसूरती है। और ये कितने दिनों तक लास्ट पर करेगा? इसका नुकसान भी है। हाँ। इसका नुकसान क्या है कि इसमें टेक्निकल जो स्किल है, जो ट्रेनिंग है सर्जन की, दैट शुड बी मतलब टॉप ऑफ द लाइन। अगर आपने इसमें गलती की तो नॉन सीमेंटेड बहुत बुरा इम्प्लांट बन जाता है, क्योंकि इसमें कोई ग्रिप करने के लिए कोई हमने सीमेंट तो डाला नहीं है। इट विल कीप ऑन मूविंग, और पेशेंट को पहले दिन से पेन हो जाएगा। तो अगर सर्जन अच्छे हैं तो वो हमेशा नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज करेंगे। तो नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट इज एक्सेलेंट इम्प्लांट इफ डन प्रॉपरली। जी, आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी। हाँ, मतलब उसकी फिर ये कितने दिनों में ऐसा कुछ है कि एक्सपायर हो जाएगा? ये भी, ये एक्सपायर नहीं होता है। दिस इज ए लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट। आपने नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट एक बार लगा दिया तो ये कभी खराब नहीं होता है। खराब क्या होता है, दिस पार्ट, दिस इज बॉल एंड दिस इज ए लाइनिंग इनसाइड, इसको लाइनर कहते हैं। तो जब ये मूव करेगा तो आफ्टर ए फ्यू मिलियन साइकिल्स इसकी लाइफ है, तो वो धीरे धीरे वेयर आउट हो जाता है। तो इट लास्ट अराउंड 25, 30, 35 years। बट सीमेंटेड से तो ज्यादा ही है। डेफिनेटली ज्यादा है। 10 साल है कम से कम, ये 20-25 साल, 20-25-30 साल भी चल सकता है अगर हम इसको प्रॉपरली बैलेंस्ड करें तो अगर हम चाहते हैं कि जैसे दोनों पर बात करेंगे, नॉन सीमेंटेड किसी ने करवा लिया, जी, ये और लंबा लास्ट करे, ज्यादा तकलीफ ना हो। हाँ। एक तो आपने कहा कि सर्जन का रोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रोल है कि सर्जन ने अगर गलती कर दी तो फिर ये आपके लिए बहुत फर्स्ट डे से पेनफुल हो जाएगा। आप 6 मंथ में वापस आएंगे एंड यू विल गेट ए रिवीजन। और अगर हम सर्जरी के बाद की बात करें तो इसमें जैसे अगर आपने कहा 2 चीजें हैं, सीमेंटेड नॉन सीमेंटेड, जी, ये पेशेंट डिसाइड करते हैं या आप लोग डिसाइड करते हैं? डिसाइड हम करते हैं, लेकिन पेशेंट कई बार कॉस्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। सीमेंटेड और नॉन सीमेंटेड के इम्प्लांट की कॉस्ट में 3 times का डिफरेंस है। कौन ज्यादा महंगा है? ऑब्वियसली नॉन सीमेंटेड। दे आर बेटर इम्प्लांट्स, बट कई बार पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता। क्या कॉस्टिंग होती होगी फिर भी? अगर हम सीमेंटेड की बात करें तो दे आर अराउंड 40 to 50,000 के इम्प्लांट्स आते हैं। ठीक है। बट नॉन सीमेंटेड कॉस्ट मोर देन 1 लाख, 140, 150 तक आपका इम्प्लांट चला जाता है। कई बार पेशेंट का बेचारे का बजट ही 1 लाख रुपए होता है। तो खासतौर पर पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में कई बार हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि सीमेंटेड क्यों किया है। बट जो डॉक्टर्स जो हमारे कोलीग्स पेरिफेरी में बैठे हैं, जो छोटे शहरों में काम कर रहे हैं, वहाँ उनके पेशेंट का बजट ही नहीं है, उतना है ही नहीं। तो उनकी लिमिटेशन हो जाती है कि उनको सीमेंटेड ही करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, हमें ना पेशेंट के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें बताइएगा कि अगर उन्हें बोला गया है कि आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है और इस तरह की चीजें हैं, कुछ ऐसे सवाल जो पेशेंट अपने सर्जन या डॉक्टर से जरूर पूछें, क्योंकि आपने जैसे कहा कि सर्जन का रोल बहुत बड़ा है। जी। तो लोगों के मन में सवाल तो होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हम पूछे क्या। तो 4-5 ऐसे सवाल जो पेशेंट को तो जरूर पूछने चाहिए अपने सर्जन या डॉक्टर से। पहली चीज आपको पूछनी है, जैसे हमने पहले बात की, कि कौन सा इम्प्लांट डाल रहे हैं। कॉस्ट का पेशेंट कई बार अगर हम अच्छी बताएंगे उनको कि एक 10 साल चलेगा और एक 30 साल, तो नेचुरली वो 3 times कॉस्ट आपको दे देगा। सो इट्स आवर ड्यूटी टू टेल देम प्रोज एंड कॉन्स कि आपको ये इम्प्लांट यूज करना चाहिए। सेकंड होता है कि इसमें एक चीज और होती है, जैसे ये हेड है जो ये आजकल बड़ी अच्छी चीजें आ गई हैं कि एवरीथिंग इज मॉड्यूलर, आप हर चीज को छोटा बड़ा करके डाल सकते हो। तो कलर देखें, इसका पिंक कलर है। सो दिस इज ए सिरेमिक हेड। ठीक है। इसमें मेटल हेड्स भी आते हैं। अच्छा। मेटल हेड की लाइफ कम होती है, अराउंड 15 ईयर्स। अगर हम सिरेमिक डालेंगे तो वो 30 और 35 ईयर्स। ओके। तो आपको ये भी पूछना है कि आप इम्प्लांट मेरा मेटल का डाल रहे हैं कि सिरेमिक का डाल रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन जब आप अपनी बॉडी के अंदर कोई चीज यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। पॉली है, दिस इज प्लास्टिक। तो आजकल हाईली क्रॉस लिंक पॉली आता है। आपको नॉर्मल पॉली नहीं डलवाना, आपको सर्जन से पूछना है हाईली क्रॉस लिंक पॉली। देखिए, जब आप इतने टेक्निकल सवाल पूछेंगे तो कई बार सर्जन इरिटेट भी हो जाता है।
बट मेरा काम मुझे मत बताओ। हाँ, बट हमें भी समझना है कि पेशेंट आजकल अवेयर है, उनको नॉलेज है और होनी भी चाहिए। रादर हम तो ऐसे पेशेंट्स को पसंद करते हैं जिनको आधी चीजें तो पहले ही पता है। हाँ, समझाना इतनी आसान हो जाता है और हमें पता तो हो कि हमारे शरीर में क्या जा रहा है। जी जी। तीसरी चीज आपको पूछनी है कि किस टेक्निक से मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। टेक्निक, हाँ, टेक्निक मीन्स आजकल मतलब ओपन सर्जरीज भी होती है जिसमें बड़ा इंसिजन लगता है, 8 इंच 10 इंच के इंसिजन, बड़े बड़े इंसिजन लगते हैं। दैट इज अ स्टैंडर्ड टेक्निक, मतलब अच्छी है वो भी, सर्जरी में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आजकल एक नई टेक्निक है MIS टेक्निक, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें हम 3 इंच में ही सर्जरी करते हैं, बस 7 to 8 सेंटीमीटर एट द मैक्स। अब आप कहोगे कि इट्स नॉट ए कॉस्मेटिक सर्जरी, इंसिजन बड़ा हो छोटा हो क्या फर्क पड़ता है, इट्स ए कवर्ड एरिया, दिखता तो है नहीं, कोई फेस की सर्जरी तो नहीं कर रहे हैं, बट इट मैटर्स। हम जितनी आसपास के टिश्यूज को डैमेज करेंगे, आपकी जो स्ट्रेंथ है मसल्स की, जो लिगामेंट्स की, वो कम हो जाती है, आपकी रिकवरी लेट होती है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, और लॉन्ग टर्म में जो सबसे बड़ी बात है, हम इंडियन कल्चर में हैं, हमारे लिए जमीन पर बैठना जरूरी है। आज तक जो एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये सब डिजाइन हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पर जमीन पर बैठते ही नहीं है। हाँ, करेक्ट। हमारे यहाँ तो इंडियन टॉयलेट भी यूज करना है, पूजा भी करनी है, नमाज भी पढ़ना, सब काम करना है। तो अगर हम MIS टेक्निक से करेंगे तो हिप रिप्लेसमेंट के बाद आप नीचे बैठ सकते हैं। अच्छा। अगर ओपन टेक्निक से करेंगे तो आप कभी नहीं बैठ पाएंगे। अगर आप बैठने की कोशिश भी करेंगे तो आपका हिप डिसलोकेट हो जाएगा एक ही बार में। ओके। तो इसलिए हमेशा डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप नीचे मत बैठिए, लेकिन हमें पेशेंट की रिक्वायरमेंट समझनी है। बिल्कुल। अब मेरा पेशेंट गांव से आया है, बेचारा, उसके पास तो वेस्टर्न कमोड ही नहीं है, एंड दिस वाज द बिगेस्ट रीजन कि लोग 50-50 साल तक लंगड़ा के ही चलते रहते थे। वो कहते थे सर नीचे तो बैठ ही नहीं पाएंगे, मुझे तो खेत में काम करना है, तो क्या फायदा, मैं खेती तो नहीं छोड़ सकता ना। वो मतलब यू कैन नॉट चेंज योर प्रोफेशन जस्ट बिकॉज ऑफ हिप रिप्लेसमेंट। तो लोग सर्जरी नहीं कराते थे। तो जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, इट इज नॉट कि डिजीज बढ़ रही है, पेशेंट में अवेयरनेस बढ़ रही है, टेक्निक्स बेटर हो गई हैं। अब मेरा पेशेंट ट्रैक्टर भी चला रहा है हिप रिप्लेसमेंट के बाद। वो अगर वो उसको मान लो उसका टायर का काम है, उसको वेल्डिंग का काम है, जिसको जमीन पे बैठ के काम करना है, मैकेनिक है वो, तो दे आर एबल टू डू इट। तो पहले ये वाली जो पॉपुलेशन थी ये सर्जरी कराते ही नहीं थे, लेकिन अब हमने उनको ये लिबर्टी दी है कि MIS टेक्निक से आप सर्जरी भी कराइए, पेन फ्री रहिए और अपना काम भी करिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपने जो ये नई टेक्निक बताई, तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से ज्यादा फ्रेंडली है। यस डेफिनेटली, एशियन कल्चर के लिए MIS टेक्निक ही बनी है। इनफैक्ट हमने इस पिछले 8-9 साल से इस टेक्निक को डिवाइस किया है। तो वी वर द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड जिन्होंने पेशेंट को नीचे बैठना शुरू करवाया। वाओ, इंटरेस्टिंग। एंड हमने बेसिकली जितनी भी, चाहे नी रिप्लेसमेंट है या हिप रिप्लेसमेंट है, हमने एक तरह से इन सर्जरीज को इंडियनाइज कर दिया है ताकि हमारे पेशेंट्स की डिमांड्स को सूट करे। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं कि हमने कोई चीज ट्रेनिंग ली है, हमने बुक में पढ़ा है और बस वही चीज पेशेंट को दे दी। इट्स बेसिकली मैटर ऑफ रिसर्च। आप कॉन्टिन्यूसली जब पेशेंट से जुड़े रहते हो ना, तो आप उनके डिमांड समझते हो, उनकी प्रॉब्लम समझते हो, एंड देन यू फाइंड ए वे आउट। करेक्ट है। तो इसमें जैसे आपने हमें 4-5 सवाल बता दिए कि ये पेशेंट तो अपने डॉक्टर या सर्जन से जरूर पूछे। इसमें टेक्निक का भी एक सवाल था। हाँ। तो ये जो आपने टेक्निक बताई, इसके अलावा भी कोई और टेक्निक्स है? एक जेंडर स्पेसिफिक थी पहले, हालांकि उसके और एप्लीकेशन बढ़ गई हैं। एक हिप रिप्लेसमेंट होता है जिसको कहते हैं बिकनी इंसिजन हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है। तो ये क्या लड़कियों के लिए होता है? ये बेसिकली लड़कियों के लिए डिवाइस किया गया था, यंग फीमेल्स के लिए। अच्छा। क्योंकि स्कार एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो हम इस सर्जरी को जनरली क्या होता है, सर्जरी पोस्टीरियर अप्रोच से करते हैं, पीछे की तरफ से ऑपरेट करते हैं। तो धीरे धीरे नई टेक्निक्स आई कि हम फ्रंट से भी ऑपरेट करने लग गए। अच्छा। उसका टेक्निकल रीजन तो ये था कि बैक साइड में बड़ी मसल्स हैं, हमारी ग्लूटियल मसल्स हैं, दे आर बिगर मसल्स। जब आप बिगर मसल्स के थ्रू जाते हैं तो पेशेंट को पेन होता है, ब्लीडिंग होता है। आगे की तरफ फ्रंट में दे आर स्मॉलर मसल्स। टेक्निकल रीजन तो इसका ये था। तो हमने एंटीरियर, इसको कहते हैं डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच, DAA इसको कहते हैं। फिर हमने देखा कि जो स्किन क्रीज है हमारी ग्रोइन की, वो एक ऐसा एरिया है, अगर उसके पैरेलल हम काम करते हैं तो स्कार की वाइडनिंग नहीं होती है। बॉडी में कहीं भी आप देखोगे ना, जैसे हमारे नेक पे लाइंस हैं, अगर हम इंसिजन वर्टिकल लगाएंगे तो इंसिजन खुल जाता है बाद में, और बाद में बड़ा गंदा सा स्कार आता है। तो ये हमने यहाँ भी स्पाइन में भी किया था। ऐसे हमने ग्रोइन में जो हमारी स्किन क्रीजेज हैं, हमने उसके पैरेलल इंसिजन लगाया,
विच इज एक्चुअली बिकनी लाइन। अगर हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं या बिकनी पहनते हैं तो उसके पैरेलल आता है, इट्स कवर्ड, तो उसकी हीलिंग बड़ी फास्ट आती है और उसका स्कार नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं, बिल्कुल ऑलमोस्ट निल। आफ्टर 6 मंथ तो पहचान ही नहीं पाते हैं कि आपको कभी कोई सर्जरी हुई है। ओके। तो दिस वाज एक्चुअली स्टार्टेड फॉर यंगर फीमेल्स, लेकिन इसकी हीलिंग इतनी अच्छी हुई है कि अब हम नाउ वी आर अप्लाइंग टू ऑल यंग पेशेंट्स। तो इसका नाम बदला आप लोगों ने? नहीं, नाम इसका बिकनी सीजन ही है एंड इट्स वेरी पॉपुलर, नॉट जस्ट फॉर द नेम, इट इज एक्चुअली वेरी इफेक्टिव। अच्छा। हीलिंग मतलब जैसे हम नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारी ड्रेसिंग कम से कम 2 वीक्स तक चलती है, इसमें विद इन 1 वीक द ड्रेसिंग्स आर ओवर। ओके। एंड वी आर नॉट गिविंग स्टिचेस इन दिस इंसिजन नाउ, तो दिस इज प्रैक्टिकली अ स्कारलेस सर्जरी। ओके। तो टेक्निकली हम अच्छा काम तो कर ही रहे थे, हम कॉस्मेटिक भी उसको ऐड कर दिया है, स्कार वगैरह भी नहीं हो अब रहा है। स्कार भी नहीं होता। तो ये आई थिंक पेशेंट ज्यादा ऑप्ट कर रहे होंगे क्योंकि मेन एक उनका इश्यू तो रहता ही है कि सर्जरी के बाद शरीर में कट्स वगैरह दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे बताया कि टेक्निक्स का है, तो ये 2-3 टेक्निक्स आपने बताई। जी जी। सर्जरी अगर हमें समझनी हो कि पेशेंट में किस टेक्निक, कौन सी टेक्निक आप करेंगे पेशेंट में, ये कैसे आप डिसाइड करते हैं? ये हम डिसाइड करते हैं, अगर मान लो जैसे हमने एवीएन की बात की है, एंकलोजिंग की बात की है, ये सिंपल सर्जरीज हैं, ये कंपैरेटिवली सिंपल सर्जरीज। अब हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बचपन में हिप डिसलोकेट हो गया, या कोई बचपन एक्सीडेंट वगैरह की वजह से? नहीं, कॉन्जेनिटल भी होता है, मतलब पैदाइशी। अच्छा, पैदाइशी कुछ बच्चों का डिसलोकेटेड होता है, डैमेज हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई बच्चा गिर गया, हिप में फ्रैक्चर हो गया, तो बाय द टाइम वो अडल्ट होते हैं, 20 साल की उम्र तक आते हैं, तो उनके पैर 3 इंच 4 इंच 5 इंच तक छोटे हो जाते हैं, बिकॉज द हिप इज डैमेज्ड और बोन प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर रही है। अब ये पेशेंट हमारे पास मैरिजेबल एज पे आते हैं, 22 23 24 साल की उम्र में आते हैं। वो लिम्प कर, जब स्कूल में बच्चा होता है ना, भागता दौड़ता रहता, कोई ध्यान नहीं देता, पर जैसे आप मैरिजेबल एज में आते हैं तो ये पॉइंट्स बड़े स्टिग्मा वाले हो जाते हैं। लंगड़ा के चल रहा है लड़का या लड़की, तो शादी नहीं हो रही है, तो ये बड़ा क्रूशियल टॉपिक है। तो फिर वो हमारे पास आते हैं जब उनकी लेग 3-4 इंच छोटी हो गई है, तो ये थोड़ी डिफिकल्ट सर्जरीज हो जाती हैं। तो इसमें हम ये बिकनी इंसिजन और एंटीरियर अप्रोच नहीं कर पाते, देन वी हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल पोस्टीरियर अप्रोच, और वहां से फिर हम इनकी लिम्ब इक्वल कर देते हैं, पैर का साइज बराबर हो जाता है। लेकिन इन पेशेंट्स को हम एक बात बताते हैं कि आप 20 साल से लंगड़ा के चल रहे थे, आपकी मसल्स वीक हो गई हैं, ये ओवरनाइट ठीक नहीं होने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि लिम्पिंग का रीजन सिर्फ शॉर्टनिंग नहीं होता है, लिम्पिंग का रीजन मसल वीकनेस भी होता है, प्रेशर तो पड़ रहा है एक ही पर। हाँ, क्योंकि आप उस हिप को प्रॉपर्ली यूज ही नहीं कर रहे हैं 20 साल से, तो इन पेशेंट को ये समझाना जरूरी होता है कि आपका हिप ठीक हो जाएगा, लेकिन लिम्पिंग में 2-3 साल लगेंगे। तो हम फैमिलीज को समझाते हैं कि आप मैरिज 2-3 साल बाद प्लान करिए। हाँ, तो वो बड़ा एक टॉपिक आता है। कई बार एक ये टॉपिक भी आता है कि हम सामने वालों को बताएं कि हमारी सर्जरी हुई है कि नहीं हुई, ये बड़ा क्रूशियल टॉपिक है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ बता दो कि बताना चाहिए, लेट देम एक्सेप्ट इट कि हाँ भी सर्जरी हुई है। और कई बार तो दोनों पार्टीज हमारे पास आती हैं, लड़के वाले भी लड़की वाले भी, तो उनको हम बताते हैं अच्छे से कि इनकी, क्योंकि ये टॉपिक भी आता है कि कल को चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब यहाँ पे एक MIS टेक्निक का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ओपन टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट करेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अच्छा, क्योंकि आपने नॉलेज इतनी सबको है कि जब नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो हमें लेग्स को वाइड ओपन करना पड़ता है। कन्वेंशनल सर्जरी में, हिप सर्जरी में हिप डिसलोकेट हो जाएगा, तो आपको जबरदस्ती आपको सिजेरियन ही कराना पड़ेगा। तो MIS टेक्निक का यहाँ भी रोल आता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। हाँ, MIS टेक्निक इसलिए बहुत यूजफुल है लड़कियों के लिए। तो ये सारे टॉपिक्स हम उन फैमिलीज के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कई बार मिस हो जाती हैं, पेशेंट को पता नहीं होता है। तो आई एम रियली थैंकफुल कि हम ये सब चीजें ऑडियंस तक लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू। तो इसमें जैसे आपने बताया कि MIS टेक्निक जो है वो उसके कितने सारे बेनिफिट्स भी हैं। हाँ, हाँ। और इस तरह की चीजें जो आई थिंक बहुत सारे लोग फेस भी करते होंगे। जी बिल्कुल। अगर हमने अभी तक जितनी सारी चीजों पर बात की है, हम पूरा सर्जरी का प्रोसेस समझने की कोशिश करें कि अगर किसी को जानना हो कि सर्जरी कब से शुरू होगी, कब खत्म होगी, कितने देर का प्रोसेस होगा, उस दौरान पेशेंट के साथ क्या क्या चीजें हो रही होती है, ताकि वो खुद को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करके रखें, इवन देयर फैमिली मेंबर्स आल्सो, कि हाँ हमारे घर के इसके साथ कोई सर्जरी होने वाली है। क्योंकि सर्जरी अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चीज होती है, लोग पहले ही नाम सुन के घबरा जाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, पूरा प्रोसीजर। एज कम्पेयर टू नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट की जो पॉपुलेशन है बिल्कुल अलग है, क्योंकि नी का पेशेंट एल्डरली पेशेंट है,
उनकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि वो आराम से वॉक कर लें, सीढ़ी चढ़ लें, बेसिक काम कर लें। लेकिन हिप रिप्लेसमेंट की जो पॉपुलेशन है वो यंगर पॉपुलेशन, उनके डिमांड्स बिल्कुल अलग हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल, उनको जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू करना है, जॉब ज्वाइन करना है, क्योंकि वो छुट्टी लेके आते हैं, हाँ। 1 महीने की, 1.5 महीने की, या उनकी शादी होने वाली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपको जब हम सर्जरी करते हैं तो इसमें ऐसे डरना नहीं है कि कोई मैसिव सर्जरी हो रही है आपकी, कोई बहुत बड़ी सर्जरी हो रही है। सिर्फ आपको उसकी तैयारी और रिसर्च अच्छे से करनी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड हिप सर्जन्स बहुत कम हैं, ट्रेंड नी सर्जन बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। तो अगर आप हिप सर्जरी कर रहे हैं, यंग बच्चे की सर्जरी हो रही है आपके घर की, आपकी पूरी फैमिली का फ्यूचर उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको, जैसे हमने बात की इम्प्लांट्स के बारे में, आपको नॉलेज होनी चाहिए किस जगह हाई वॉल्यूम में काम हो रहा है। जहाँ पे इक्का दुक्का सर्जरी हो रही है वहाँ पे रिजल्ट्स एवरेज रहते हैं। आपको ऐसे सेंटर्स चूज करने हैं जहाँ पे डेली 8-10 सर्जरीज हो रही हैं हिप की। क्योंकि फायदा क्या होता है हाई वॉल्यूम सेंटर का, कि एक तो उनके पास इम्प्लांट की सारी वैरायटीज होती है, उन्होंने डिफिकल्ट केस भी किए होते हैं, तो नेचुरली वो आपको अच्छे से आपको रिजल्ट भी दे पाएंगे। और उनकी जो पूरी टीम होती है, विच इंक्लूड्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड एवरीवन, दे आर ट्यून्ड टू दैट सर्जरी। करेक्ट। तो आपको इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, और सर्जन से डायरेक्टली बात करें। उसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके बच्चे का फ्यूचर है उसमें। तो ये सारी चीज़ें करनी। सर्जरी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सर्जरी टेक्स हार्डली हाफ एन आवर टू 1 आवर, और विद इन 12 to 14 आवर्स हमारे पेशेंट चलने लग जाते हैं। सेकेंड डे से दे कैन स्टार्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स, मोस्ट ऑफ देम, एंड विद इन 2 वीक्स वो वॉकर वगैरह सब छोड़ देते हैं, नॉर्मल चलते हैं, और 1 मंथ में दे कैन स्टार्ट ड्राइविंग, दे कैन गो टू ऑफिस ऑन देयर ओन। तो ये बहुत सिंपल सर्जरीज हैं। तो आप सर्जरी से पहले चिंता ज़्यादा करें, बाद में जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ओके तो बाद में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, कॉम्प्लिकेशंस कुछ दिनों तक रहते हैं कि कौन सी चीज़ें हिप रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट्स को आप मना कर देते हैं कि ये ना करे या ये कम करे, कितने दिनों के लिए? जो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी वो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। बिल्कुल नहीं? क्रिकेट और फुटबॉल तो नहीं खेल सकते। कब तक? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। कोई भी टेक्निक से कराने के बाद? किसी भी टेक्निक के बाद। उसका रीजन है, दीज आर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। इसमें आपकी आपस में टक्कर हो सकती है, आप गिर सकते हैं, आप अपने इम्प्लांट को डैमेज कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आप बार बार सर्जरी के लिए आए। हाँ, आप लाइट जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, या सिंपल जैसे टीटी या बैडमिंटन टाइप के गेम हैं, यानी कि नेट के अक्रॉस जो गेम होते हैं जिसमें आपस में कोई गिरने या टक्कर लगने का कोई चांस नहीं, वो सब आप कर सकते हैं। आप जिम कर सकते हैं, आप ट्रेडमिल कर सकते हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम मना करते हैं सबको। ठीक है। तो दीज आर बेसिक एक्टिविटी। जहाँ पार्शली रिस्ट्रिक्शन की बात है, हम नहीं चाहते कि आप हैवी वेट कैरी करें। 10 से 15 किलो से ज़्यादा वजन ना उठाएं, क्योंकि आपके इम्प्लांट का वेयर एंड टियर बढ़ जाएगा। जो लाइफ हम कह रहे हैं 30 साल है, वो आपकी 15 साल हो जाएगी। सीधे हाफ, आई मीन टू से, हाँ, कि कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो हम क्यों बार बार सर्जरी कराना चाहते हैं? दूसरा है कि आप जैसे चाहते हैं कि मैं स्प्रिंट लगाऊं या मैराथन में पार्टिसिपेट करूं, वो भी एडवाइजेबल नहीं है। तो ये चीजें हैं जो पार्शली कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। अदरवाइज यू कैन लिव लाइफ नॉर्मली। आपको कभी कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपकी हिप सर्जरी हुई है। लेकिन कुछ महीनों तक या कुछ हफ्तों तक ऐसी दिक्कतें होती हैं पेशेंट्स में जिससे वो ज्यादा परेशान रहते हैं। जैसे मोस्टली उनका सवाल रहता है कि सर्जरी के बाद पेन रहता है, या रिकवरी टाइम कितना रहेगा, हम कितने दिनों तक वॉकर लेकर के चलेंगे, या नॉर्मल हम चलना उठना बैठना कब स्टार्ट कर सकते हैं? अगर सिंपल सर्जरी है जैसे एवीएन है, एंकलॉजिंग है, इसमें तो जनरली 1 वीक में ये सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है। पर जैसे हमने बात की कि चाइल्डहुड वाली प्रॉब्लम्स हैं, आपकी 3 इंच 6 इंच की शॉर्टनिंग है जिसको हमने करेक्ट किया है, तो इट माइट टेक 1 मंथ 2 मंथ्स। ठीक है। तो हम आपको पहले से आगाह कर देते हैं कि आपको इतने दिन की छुट्टी चाहिए, आपको इतना टाइम लगेगा, इतने दिन तक वॉकर यूज करना है। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ डायग्नोसिस यू हैव, आप किस डिजीज के साथ आए हैं, आपकी बोन क्वालिटी कैसी है, आपका बॉडी वेट कितना है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, तो थोड़ा प्रोटोकॉल में वेरिएशन होता है। तो सर्जरी के बाद बोन क्वालिटी क्या और डिटेरियोरेट होने लगती है, या फिर उसको मेंटेन करने के लिए भी आप लोग कुछ एडवाइस देते हैं? अगेन टाइप ऑफ इम्प्लांट। अगर हम सीमेंटेड इम्प्लांट यूज करेंगे तो सीमेंट आपकी बोन को खोखला कर देती है अंदर से। वही। अगर आप नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज करते हैं, इट अलाउज योर बोन टू ग्रो, तो आपकी बोन स्ट्रांग होती चली जाती है। तो इम्प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। करेक्ट है। इसमें जैसे शादी वाली जो बात थी, जी। तो शादी या फिर बच्चे की प्लानिंग में कितना टाइम लग जाता होगा?
जनरली हम 3 मंथ्स का गैप मांगते हैं। मानते हैं कुछ मैरिड कपल्स भी आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि 3 मंथ्स के बाद यू कैन प्लान। प्लान। लड़के लड़कियों दोनों के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए। और इसमें क्या फिर कुछ सेक्सुअल लाइफ भी अफेक्ट होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। MIS टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लाइफ में रखना ही नहीं है। और खाने पीने में भी कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं? बस हम जनरल एक एडवाइस तो देते ही हैं कि बॉडी वेट ना बढ़े, क्योंकि इम्प्लांट के ऊपर जितना ज्यादा लोडिंग Weight होगा बढ़ेगा। उसका वेयर एंड टियर बढ़ जाएगा, लाइफ कम हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर किसी को समझना हो कि हम परफेक्टली फाइन कब हो जाएंगे सर्जरी के बाद कि एकदम नॉर्मल लाइफ हम शुरू कर सकते हैं, तो एक ऑन एन एवरेज 6 महीने 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद हमारा टारगेट ये रहता है कि 3 मंथ्स के बाद कोई सामने से कोई आए तो पहचान ना पाए कि आपकी सर्जरी हुई है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्शन। ये नहीं कि हमने बस पेन ठीक कर दिया है, नहीं अब आपका काम चल जाए, काम नहीं चलाना है। हाँ, लेट्स एम फॉर परफेक्शन। लेकिन डॉक्टर इस दौरान कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स देखने चाहिए, क्योंकि कई बार सर्जरी के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ताकि पेशेंट्स जो है वो अलर्ट हो सकें और बता सके अपने डॉक्टर को कि मुझे थोड़ी दिक्कत अभी भी है। सबसे पहला होता है कि जैसे पेन का ग्राफ है हमारा 1 वीक में इट शुड कम टू ऑलमोस्ट ग्रेड 1 और 0। पेन आपका खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका पेन ठीक हो गया, लेकिन 2-3 वीक्स में आपने नोटिस किया कि आपका पेन फिर शुरू हो गया, या ऑपरेटिव साइट पे स्वेलिंग आ रही है, या रेडनेस आ रही है, अच्छा। या जो स्टिच लाइन थी उसमें से कोई फ्लूइड आ रहा है, अच्छा। तो ये रेड फ्लैग्स हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है या कोई स्वेलिंग है। ओके। या आपको लगता है कि कुछ दिनों के बाद आपका पैर फिर से छोटा होना शुरू हो गया, तो दैट मीन्स कि आपका इम्प्लांट कहीं ना कहीं सिंक हो रहा है। या आपको लगता है कि मैं जब सोता हूँ तो मेरा पैर बहुत बाहर गिर रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। अच्छा। या थाई में कोई पेन शुरू हो गया, तो ये चीजें होती हैं कि आपका इम्प्लांट कहीं ना कहीं लूज हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और एक चीज, हम पेशेंट को एवरी ईयर एक बार बुलाते हैं फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, जिसमें उनका एक्सरे करते हैं और हम सीरियल एक्सरे को कंपेयर करते हैं पहले से बेटर कि कहीं पे लूजनिंग तो नहीं हो रही है, कोई एंगल चेंज तो नहीं हो रहा है, तो हम वी जस्ट हैव टू कीप ए वॉच। लेकिन इसमें एक और चीज है, जैसे आपने कहा था ना कि शुरुआत में 10 साल के बाद फिर से सर्जरी की नीड आती है। अब ये इम्प्लांट जो है आपको 25-30 साल तक की जो लाइफ दे रहे थे, तो ये हम कब समझे कि एक बार सर्जरी करा लिए फिर दोबारा तो सर्जरी की नीड नहीं है? तो 25-30 साल के बाद आपको क्या होगा, धीरे धीरे पेन शुरू हो जाएगा, लिम्पिंग शुरू हो जाएगी, या आपकी जो चलने की एफिशिएंसी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, शॉर्टनिंग शुरू हो जाती है, या आपको हल्का सा कुछ फीवर टाइप का लगता है। अच्छा। मतलब यू डोंट फील अप टू द मार्क। तो अगर आपको ये लग रहा है तो सीरियल एक्सरेज आप कराएंगे तो आपका सर्जन उसको पहले पहचान लेगा एंड देन विल टेल यू कि हाँ आपका ये इम्प्लांट अब लूज हो गया, इसकी लाइफ हो गई है, अब ये पार्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, हम चाहते हैं बस एक बार हमारी ऑडियंस को आप ये जरूर बता दें कि जितने टेक्निक्स आपने हमें बताएं, तो अगर हमें उसे ऑर्डर वाइज समझनी हो कि कौन सा ज्यादा बेटर है और कौन सा लीस्ट बेटर है, सो दैट अगर वो जा रहे हैं तो उनके दिमाग में ये रहे कि हाँ हमारे साथ ये वाला हो रहा है तो ये ज्यादा बेटर है। तो मैं आपको सबसे पहले बेस्ट बताता हूँ। गो फॉर नॉन सीमेंटेड ceramic on poly implant with MIS technique. ठीक है। Preferably anterior approach. Okay. Bikini incision approach. ये best combination of implants, approaches and follow-up. अगर उसको पूरा करें तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगर आपको मिल जाए तो। ठीक है। अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिकनी इंसिजन अप्रोच के डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी हो सकता है नॉन सीमेंटेड ना हो सके आपके, तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर लीस्ट की बात करूं तो अगर आप ओपन सर्जरी करा रहे हैं और सीमेंटेड इम्प्लांट्स के साथ करा रहे हैं विद मेटल हेड्स, तो दैट इज द लीस्ट प्रेफर्ड अप्रोच की आपको लेनी चाहिए। उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, आपकी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होंगी, आप नीचे नहीं बैठ पाएंगे, एंड एवरी 10 years 15 years आपको सर्जरी दोबारा करानी पड़ेगी। तो हमने ये लीस्ट और बेस्ट भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि अगर पेशेंट जा रहे हैं तो किन चीजों के लिए बिल्कुल ध्यान में रखें। तो आई थिंक अभी तक इस सेशन में हमने ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बहुत ही अच्छी खासी डिटेल डिस्कशन की है। हम चाहते जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज जरूर दे, या कुछ ऐसी चीजें जो हमसे छूट गई है जो आप हमारे ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं कि हाँ इन चीजों का ध्यान रखिए हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। देखिए, हिप आपकी बॉडी का सेंट्रल पार्ट है, इट इज क्लोजेस्ट टू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। अगर इसमें पेन है तो आपको इमीडिएट कंसल्टेशन करना चाहिए। अगर रिप्लेसमेंट हो रही है, गो फॉर द बेस्ट इम्प्लांट एंड बेस्ट टेक्निक, बिकॉज दिस जॉइंट इज गोइंग टू लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इफ डन प्रॉपरली। इफ नॉट डन प्रॉपरली इट विल कीप ऑन बॉदरिंग यू। आपकी लाइफ पूरी स्टॉप हो सकती है, आपका पूरी लाइफ का फोकस हिप जॉइंट पे रहेगा, आप लाइफ में प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे। सो माय एडवाइस इज टेक टाइमली एडवाइस,
make good choices and enjoy life. एग्जैक्टली एंड थैंक यू सो मच, आप इस सेशन में जुड़े हमारे साथ, आपने हमें अपना समय दिया और इस टॉपिक के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। ऑलमोस्ट हर एक चीज पर हमने बात की और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये सेशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। Thank you. Yes, definitely, ma'am. थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपके मन में अभी भी हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई और सवाल रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।